Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, ये उससे रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए हमने सबसे पहले स्पेक्ट्रम को पढ़ा। अब हम देखते हैं बोहर्स का जो स्पेक्ट्रम है फॉर हाइड्रोजन एटम, वो थियोरेटिकली किस तरह उसने प्रूव किया। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डिस्चार्ज ट्यूब। अकॉर्डिंग टू बोहर ने ये कहा कि जब हम हाइड्रोजन गैस को हीट अप करते हैं, उसे हीट देते हैं, तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, 2 एटम्स। और जब हम उस एटम को हीट अप करते हैं तो उसकी आयोनाइजेशन हो जाती है, मतलब हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बोहर, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये एक्साइटेड स्टेट में, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल जो कि ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन की, उससे जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। मतलब हायर एनर्जी लेवल कौन सा है, nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट मींस सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट हो सकता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसे हीट अप करते हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट टू nth ऑर्बिट जंप कर लेते हैं, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, अकॉर्डिंग टू हीट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट होगी जो कि स्टेबल स्टेट है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन सेकंड या nth ऑर्बिट में जंप करता है तो वो उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है जो कि अनस्टेबल स्टेट होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। जब वो एक्साइटेड स्टेट से फिर दोबारा ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा। उससे जो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी वो थियोरेटिकली प्रूव किया किसने, बोहर ने। अब थियोरेटिकली किस तरह प्रूव किया, आपको सामने डायग्राम दिखाई दे रही है। ये हाइड्रोजन का एटम है जिसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट है। लेकिन जब हम उसे हीट अप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर जाए nth ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट टू nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट मींस 7 6 5 4 3 2, तो हीट वो एब्जॉर्ब करके जाएगा। लेकिन जो ही वो nth ऑर्बिट से फिर दोबारा फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वो उसकी एक्साइटेड स्टेट है जिस पर वो अनस्टेबल है, फिर दोबारा ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। वो जो एनर्जी रिलीज करेगा उससे जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, उस सीरीज को, उस लाइंस की सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। इसी तरह अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है फ्रॉम nth ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो उससे जो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं उसे हम कहते हैं बाल्मर सीरीज। इसी तरह जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा, उससे जो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी उसे हम पास्चन सीरीज कहते हैं। और इसी तरह जब nth ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, उससे जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी उन्हें हम ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। और आखिर में nth ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट जब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तो उससे जो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी उसे हम कहते हैं फंड सीरीज। अब ये सारी जो सीरीज मिलती हैं इनके ये एक स्पेसिफिक रीजन्स में मिलती हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। जो आपके पास डिफरेंट रीजन्स हैं रेडिएशंस की, मतलब जिस तरह मैंने आपको कहा था अल्ट्रावायलेट था, विजिबल था, इंफ्रारेड था, एक्सरेज था, उन सीरीज में से ये बिलोंग करती हैं। लाइमन सीरीज जो बिलोंग करती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन से बिलोंग करती है। और
बाल्मर सीरीज जो बिलोंग करती है वो विजिबल रीजन से बिलोंग करती है। पास्टन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करती है। ब्रैकेट और फंड सीरीज दोनों इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करती हैं। मतलब इनकी जो एनर्जी रिलीज होती है वो वेव्स की फॉर्म में होती है और उनकी जो वेवलेंथ होती है वो किसके बराबर होती है? अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड के बराबर होती है। अब यहां पर तो आपको समझ में आ गई ये थियोरेटिकल बेसिस पर है, जो बोर ने थियोरेटिकली प्रूव किया। अब उसे किस तरह पता चला कि ये अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन में ये सारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती? उसने प्रूव किया। प्रूव किस तरह किया? जो बोर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो वेव नंबर की इक्वेशन हमने प्रूव की थी, न्यू बार इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर। इसके मुताबिक उसने सारी जो वैल्यूज हैं वो किसकी वैल्यूज? स्पेक्ट्रल लाइंस की वेव नंबर की वैल्यूज उसने डिटरमाइन की थियोरेटिकली। लाइमन सीरीज जिस तरह मैंने आपको बताया ये आपको अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती हैं, तो इनकी जो वैल्यूज हैं कुछ इस तरह हैं। मतलब जब nth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट लाइन जो आपको मिलती है, मतलब n1 की जगह हम 1 वैल्यू पुट कर लेंगे और n2 की जगह हम 2 वैल्यू पुट करेंगे। मतलब सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ये वाली वैल्यूज n1 और n2 की हम इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास 82.26 इंटू 10⁵ पर मीटर। वेव नंबर जो है उसकी यूनिट जो है वो पर मीटर है। इसी तरह सेकंड लाइन जो है उसमें अगर हम n1 की जगह 1 पुट करें और n2 की जगह 3 वैल्यू पुट करें, मतलब थर्ड ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो ये वैल्यूज पुट करें तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा 97.60 इंटू 10⁵ पर मीटर। इसी तरह इसी इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट करें n1 की जगह 1, n2 की जगह 4 वैल्यू पुट करेंगे, मतलब फोर्थ ऑर्बिट से जब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसका जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसकी जो वेव नंबर होगी उसकी वैल्यू ये होगी 102.70 इंटू 10⁵ पर मीटर। इसी तरह अगर इन्फिनिटी में हो, मतलब इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो उससे जो वेव नंबर की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 109.678 इंटू 10⁵ पर मीटर है। ये तो आपके पास लाइमन सीरीज का केस आ गया। इसी तरह बाल्मर सीरीज में भी हम फार्मूला के अंदर, उस फार्मूला के अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करें n1 की जगह 2, n2 की जगह 3, मतलब मैंने अभी आपको बताया था बाल्मर सीरीज में जब nth ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस की जो वेव नंबर की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह होगी। इसी तरह पास्टन सीरीज जो हमें इंफ्रारेड रीजन में मिलती है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में मिलती है और ये भी इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। इसमें अगर हम n1 की जगह 3 वैल्यू पुट करें और ब्रैकेट सीरीज में n1 की जगह 4 वैल्यू पुट करें और फंड सीरीज में n1 की जगह हम 5 वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी उनकी जो वेव नंबर की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह होगी। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा जिसके मुताबिक जो लाइमन और बाल्मर सीरीज हैं वो कब मिली और बोर एटॉमिक मॉडल मैंने आपको बताया था 1913 में प्रपोज हुआ था। लाइमन और बाल्मर सीरीज की डिस्कवरी 1887 में हुई। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज जो रेडबर्ग है उसने अपनी इक्वेशन प्रपोज की। अब वो इक्वेशन क्या थी? न्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू 1 डिवाइड बाई पी स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाई क्यू स्केयर, ये पर मीटर में उसने दी। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो एक्सपेरिमेंटल बेस पर नहीं है, वो थियोरेटिकल बेस पर है।
उसने थियोरेटिकली जो रेडियस है, एनर्जी है, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी और जो वेव नंबर है और जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो डिटरमाइन की। लेकिन जो डिस्कवरी हुई लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज वो 1887 में हुई। अकॉर्डिंग टू बोहर, उसके मुताबिक जो इक्वेशन थी वो न्यू बार इज इक्वल टू me⁴ डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c इंटू 1 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर। ये बोहर की इक्वेशन है। अब बोहर ने ये सारे कांस्टेंट्स जो हैं इन्हें किसके बराबर लिया? रेडबर्ग के। और ये सारे कांस्टेंट्स की जो वैल्यू आती है वो रेडबर्ग के बराबर आती है। मतलब वेयर me⁴ डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ c इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, जो कि इक्वल है किसके? 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। जो बोहर था उसने थियोरेटिकली प्रूव किया उस चीज को जो ऑलरेडी पहले से डिस्कवर हो चुकी थी। इस तरह बोहर की किसी हद तक अपने मॉडल में कामयाबी तो हुई, लेकिन बाद में इसे नाकामी का सामना करना पड़ा। अब उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ नई वीडियो लेकर फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक